नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने धराली आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कहा, संकट की घड़ी में सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, कैलाश यात्रा रुकी। आईटीबीपी ने जिप लाइन से 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। राज्य में 500 प्लस सड़कें बंद। मानसून सत्र का 13वां दिन, संसद गुरुवार सुबह तक स्थगित। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास, दोनों सदनों में विपक्ष का बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामा। पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा। इसमें गृह, विदेश समेत 6 से ज्यादा मंत्रालयों के ऑफिस। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। अदालत ने कहा मैंने नहीं दिया कोई बयान। अदालत से कहा अब शुरू होगी कार्रवाई की प्रक्रिया। राजस्थान के झुंझुनू में पशु क्रूरता की हदें पार, बदमाश ने 25 कुत्तों की गोली मारकर हत्या की। बदमाश बाइक से पीछा कर कुत्ता नजर आते ही मार देता था गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे चीन। जापान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 30 अगस्त को जापान जाएंगे पीएम मोदी। भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में एससीओ बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा। 2019 के बाद प्रधानमंत्री की चीन की यह पहली यात्रा। चीन में एससीओ बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी परिवहन विभाग के 38 अभियंता प्रमोट किए गए हैं। आपको बता दें, सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता का प्रमोशन किया गया है। मुख्य अभियंताओं का भी प्रमोशन हुआ है। यूपी परिवहन मुख्यालय ने जारी किया है प्रमोशन का आदेश। सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता का प्रमोशन किया गया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्य अभियंताओं का प्रमोशन किया गया है। तो यूपी परिवहन मुख्यालय ने जारी किया है प्रमोशन का आदेश। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से अहम खबर, यूपी परिवहन विभाग के 38 अभियंता प्रमोट किए गए। सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता का प्रमोशन किया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां योगी सरकार महिलाओं को तोहफा सरकार ने दिया है। निराश्रित महिलाओं को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का तोहफा दिया है। खाते में भेजी गई है 1115.64 करोड़ की पेंशन राशि। 36 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन राशि दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर समय से पहले पेंशन की राशि निर्गत की गई है। निराश्रित महिलाओं को मिली है दूसरी तिमाही की पेंशन राशि। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में योजना के तहत 35 लाख से अधिक महिलाओं को मिल चुकी है पेंशन की राशि। ऑनलाइन आवेदन कर समय पर प्राप्त कर सकती हैं राशि। ये राशि महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकती हैं। सामाजिक समानता, सम्मान का ध्यान रखा गया है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग की बैठक हुई है। आपको बता दें, अहम बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। बाढ़ के हालात को देखते हुए बाढ़ के हालात को लेकर यह अहम बैठक की गई है। अति संवेदनशील जिलों की समीक्षा की गई है। विभागाध्यक्ष संदीप कुमार के साथ बैठक की गई है। इस दौरान प्रमुख अभियंता नियोजन AK सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग बैठक में मौजूद रहे। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में यह अहम बैठक आयोजित की गई। तो प्रमुख अभियंता नियोजन AK सिंह बैठक में मौजूद रहे। चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग बैठक में उनकी उपस्थिति रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेकाबू सवारियों से भरी थी ऑटो। मौसी के यहां अंतिम संस्कार में जा रहे थे देवमई। ऑटो चालक
ऑटो लेकर मौके से फरार हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची है। राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायलों को उपचार हेतु पहुंचाया CSC घाटमपुर। डॉक्टरों ने बेटे की हालत गंभीर बताई है। बेटे को जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। तो मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची है। राहगीरों ने एम्बुलेंस की सहायता से CSC घाटमपुर पहुंचाया है। इस दौरान डॉक्टरों ने हालत सीरियस देखते हुए कानपुर रेफर किया। तो घायलों को उपचार हेतु CSC घाटमपुर भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कानपुर रेफर किया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सपा पर हमला बोला है। आपको बता दें, डिंपल यादव का पहनावा मस्जिद में जाने लायक नहीं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी कानपुर पहुंचे और सपा पर उन्होंने तंज कसा है। सपा का तंबू मुसलमानों के बंबू पर टिका है। जमाल सिद्दीकी ने यह बात कही। सपा ने मुसलमानों का केवल अपमान किया है, इस्तेमाल किया है। जमाल बोले, सपा के PDA का मतलब अखिलेश, डिंपल सहित पूरा परिवार। 2027 में सपा का तंबू धराशायी होगा। मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा। जमाल सिद्दीकी ने यह बात कही है। डॉक्टर कलाम यूथ स्टार्टअप अवार्ड्स 2.0 के लिए कानपुर पहुंचे थे जमाल सिद्दीकी। तो जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव का पहनावा मस्जिद में जाने लायक नहीं था। मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा। जमाल सिद्दीकी ने यह बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य श्री फैसल सिद्दीकी द्वारा कलाम को सलाम जो अभियान देश भर में चल रहा है, उसी विषय पर आज हम लोग युवा उद्यमियों से संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय मोर्चा डॉक्टर APJ कलाम साहब, जिनको देश भर के लोग मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, जिनका इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां जूही नहरिया में बारिश का कहर देखने को मिला। क्षेत्रवासियों के घरों में घुसा है बारिश का पानी। घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। मेट्रो निर्माण के दौरान बंद हुए सीवर से ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने सड़क पर मेट्रो का विरोध किया है। मौके पर मेट्रो कर्मियों संघ पहुंचे हैं आला अधिकारी। आपको बता दें, बुलडोजर से खुलवाए गए हैं सीवर टैंक। मेट्रो टीम बंद जगह की मशीन से कर रही है तलाश। मेट्रो निर्माण के दौरान बंद किए गए सीवर, बंद हुए सीवर से अब ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। भारी बारिश के बीच अब ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासी सड़क पर उतरे हैं और मेट्रो निर्माण का विरोध किया है। मौके पर मेट्रो कर्मियों संघ आला अधिकारी पहुंचे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वह SIR लागू कर संविधान और लोकतंत्र दोनों पर हमला कर रही है। सपा ने दावा किया कि भाजपा की मंशा जनता से वोट देने का अधिकार छीनने की है, क्योंकि उसे अपनी हार साफ दिख रही है। अखिलेश यादव ने अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के हैंडल से ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कई बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी SIR के जरिए संविधान का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर बड़ा बयान देते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वह जाति के आधार पर तय करते हैं, उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है, फिर टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर है, जहां मिरहच्ची में यूरिया खाद की किल्लत, किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारी पड़ने लगी है अब खाद की किल्लत। तो खाद के लिए कोऑपरेटिव पर दिन भर लगी रही लाइन में महिला को सचिव की मनमानी के चलते शाम तक खाद नसीब नहीं हुई, जिसमें दिन भर भूख प्यास से तड़पती रही महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे थाना पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सड़क पर गिरी महिला 1 घंटे तक पड़ी रही और सोसाइटी पर तैनात सचिव गेट बंद कर रफू चक्कर हो गया, जबकि खाद लेने आई भीड़ भी तमाशबीन बनी रही। मिरहची क्षेत्र के गांव बढ़ोली निवासी लक्ष्मी पत्नी प्रेम किशोर कस्बा में सहकारी समिति पर खाद लेने पहुंची थी, लेकिन सुबह 7 बजे से समिति पर लाइन लग गई। दिन भर सचिव द्वारा मनमानी कर खाद वितरण की गई और महिला लाइन में भूखी प्यासी खड़ी रही। शाम 5 बजे खाद लेने की बारी आते ही सचिव ने महिला के कागज फेंक दिए। मायूस महिला जैसे ही खिड़की से हटी और चक्कर आते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला 1 घंटे बेहोशी हालत में पड़ी रही। सचिव और समिति कर्मचारी गेट बंद कर चले गए। वहीं दूसरी ओर भीड़ तमाशबीन बनी रही। राहगीर ने महिला को तड़पता देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। बेहोश होने पर महिला के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसमें महिला का पति मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन और बीमा की राशि हड़पता था। आरोपी अब तक कई मजदूर वर्ग के लोगों की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी बीमा और लोन दिलवाकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने एक जीवित व्यक्ति का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा कंपनी से मोटी रकम वसूली थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड, 28 आधार कार्ड, 23 पैन कार्ड और कई बैंकों के चेकबुक बरामद किए। ये आरोपी ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का हिस्सा है और यह गिरोह का 67वां गिरफ्तार सदस्य है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। संभल में संगठित अपराध के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत बीमा माफियाओं के खिलाफ हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें आज 67वें व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार ढाली है। पूर्व में अभी तक पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए थे, जिसमें जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, उन लोगों के बीमे करवा के उन लोगों से बीमे की राशि हड़प लेना या फिर बीमे की राशि की हड़पने के लिए लोगों का मर्डर कर देना, इस तरीके के तमाम मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आए थे। लेकिन इस बार लोगों के नाम पे कंपनी में उनको एम्प्लॉय बना के उनके नाम पे पर्सनल लोन इश्यू करवाना और लोगों का आइडिया भी नहीं हो और उनके नाम का पर्सनल लोन हड़प लेना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में बाजार से घर लौट रहे एक युवक पर कुछ बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल फोन व 5000 रुपए लूट लिए। घायल युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करी है। मामला गंभीरता से पुलिस जाँच कर रही है। जी का नाम स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव नाम, और हम महल फिजियोथेरेपी से अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे, तो हमें पटरी पे कुछ 4-5 लोग थे, तो हम जा रहे थे तो उन्होंने हमें गाली गलौज करी और पकड़ लिया और मोबाइल वगैरह छुड़ाया। हमारे पैसे निकाल लिए, 4-5 हज़ार रुपये थे और हमें मारा, हमारे मुंह में
टावल लगा के। और उनमें से आप किसी को जानते हो? 2 लोगों को पहचानते हैं और क्या नाम है 2 लोगों का? एक का नाम कमांडो है और एक का नाम नहीं जानते। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय बाड़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 के छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी निकालने के नाम पर 100 रुपए की वसूली की गई। छात्रों और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा ये राशि अनिवार्य रूप से मांगी गई। मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल जांच की जा रही है। रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे के पास एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का मामला सामने आया है। के न्यूज के हाथ दोनों हमलावरों के एक्सक्लूसिव फोटो लगी है। हमलावरों का नाम रोहित द्विवेदी व शिवम यादव बताया जा रहा है। दोनों हमलावर गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं बताए जा रहे हैं। शिवम यादव के पिता होमगार्ड हैं व शिवम का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। आरोपी डीए थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एजीपी के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा है। खून से लथपथ दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायबरेली जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य पे हुए हमले के बाद आपको बता दें कि दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि गौरक्षक दल से जुड़े हुए ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। वहीं शिवम यादव और रोहित द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौरक्षक से दल से जुड़े हुए इन दोनों युवकों को बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। वहीं इस समय मौजूद है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज लखनऊ होते हुए जा रहे थे। काफिला था वो रायबरेली में रुका था और स्वागत के दौरान जो है उन्हें पहले माला पहनाया गया, फिर एक जो 2 युवक थे उनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसके बाद दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। और पूछताछ के दौरान पता चला है कि दोनों युवक रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें से एक रोहित द्विवेदी व शिवम यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ चालू कर दी है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में बीजेपी सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने बाढ़ की आपदा के बाद आगामी योजनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाढ़ की चपेट में आए मकानों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है। फसलों का भी जल्द सर्वे शुरू होगा। बाढ़ पीड़ितों को जल्द मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। बाढ़ के बाद फैलने वाली महामारियों से लड़ने के लिए प्रभावित गाँव में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। गाँव में फॉगिंग का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर निःशुल्क दवाएं बांटी जाएंगी। बीजेपी सदर विधायक ने सपा सांसद पर बाढ़ की विभीषिका के बीच बाढ़ पीड़ितों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। अब संसदीय शब्दों का आप मूल्यांकन कर लीजिए। संसद में जाइए, वहां तमाम डिक्शनरी रखी हुई है। अगर मैंने संसदीय भाषा का उपयोग किया है तो मैं अक्षम्य हूं। अगर संसदीय भाषा का उपयोग किया है और हमारी भाषा को पकड़ करके अगर उत्तरदायित्व से भागना चाहते हैं तो ये आप सब लोग जान जाएंगे। ऐशो आराम का अभिप्राय क्या था सांसद? ऐशो आराम को परिभाषा लिखी हुई है, पढ़ें, डिक्शनरी खोल लें। ऐशो आराम को कैसे परिभाषित किया गया है? पब्लिक यहाँ पर जमीन पे सो रही है, आप सोफे में बैठ करके मस्तियां कर रहे हैं। यही तो ऐशो आराम है, और क्या है? अब बाकी उसका कुछ और आकलन उनका हो तो उनका विचार है, उनका विवेक है, उनका स्वभाव है, उनकी पार्टी के लोगों के चरित्र है, वो जाने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां 52 विकास खंड के पीएम80 प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभिभावक समिति अध्यक्ष, सचिव व प्रधानाध्यापक सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में संचारी रोग, इको क्लब, बच्चों के ठहराव और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। समिति ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। विद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या को जल्द ठीक कराने का आश्वासन प्रधान द्वारा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल से ही जनपद चंदौली का बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसमें जो है कि
कहीं किसी प्रकार का जान माल का कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राहत शिविर में रख करके उनको भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था और उनको रहने खाने की व्यवस्था किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जिले के प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने सकलडीहा तहसील के मारुखपुर बाढ़ राहत शिविर और हसनपुर तिरगावा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और बाढ़ किट वितरित किए। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। गंगा कटान रोकने के लिए पत्थर की टीचिंग की मांग की है। मंत्री ने प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने और उनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनके उन्हें आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। चंदौली जनपद इन दिनों भीषण बाढ़ के प्रकोप में है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जल प्रवाह चल रहा है इस समय। उसका प्रभाव यह है कि गंगा तटवर्ती इलाके में लोग पलायन को मजबूर हैं। उनका घर जो है गंगा में समा रहा है। आज यहाँ के प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ भी 2 दिनों से प्रवास में हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उनके निदान का उनको भरोसा भी दिला रहे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उन्होंने शिकायत की। यहाँ की जो निवासी हैं, यहाँ कुछ छात्राएँ हैं गाँव के यहाँ रहने वाली हैं, उन्होंने शिकायत की कि इन लोगों के घर को बचाया जाए। तो आइए हम जानते हैं क्या समस्या है और क्या आश्वासन मिला। ये अपना नाम और परिचय बता दें बेटा। बस आप नाम बता दें। नाम हमारा मीना निषाद है। कहाँ घर है? घर हसनपुर तिरगावा पर है। क्या समस्याएं इस समय बाढ़ में आप लोगों को? सर समस्या यह है कि हम लोग का सालों का साल घर कट के गिर रहा है। कुछ सरकार हमारा सेवा पानी करे, वही आप लोग से निवेदन है। मंत्री जी अभी आए थे, उनसे मिली हो तुम लोग? हाँ, बात किए हैं मंत्री जी से, तो वो भी बोले हैं कि हाँ हम कर रहे हैं आपकी जो है। कितनी समस्याएं इस बाढ़ से आती हैं हर साल आप लोगों को? कितनी? सर हर साल आती है, एक ही साल नहीं, हर साल आती है। और घर इसमें हर साल में कला घर 1 2 4 ठो गिरता रहता है। कैसे इस समय बाढ़ में रात कैसे बीतती है आप लोगों की? जीव जंतु और अनेक तरह की समस्या कैसे बताएं, हम लोग जैसे भी बिता रहे हैं हम लोग न जान रहे हैं। तो ये देखिए, ये आंखों देखी हाल है यहाँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर उत्तर मध्य रेलवे आरपीएफ की प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेणु पुष्कर छिब्बर ने चार्ज लेने के बाद सर्वप्रथम कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कानपुर सेंट्रल स्टेशन वो पहुंची। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा आयुक्त विवेक वर्मा ने आरपीएफ आईजी का स्वागत किया। इसके बाद आईजी रेलवे ने सबसे पहले रेलवे सुरक्षा बल झकरकटी और न्यू बैरक पहुंची, जहां सुरक्षा बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। फिर आईजी ने जवानों के लिए बनाई गई कैंटीन का भी उद्घाटन किया और जवानों के बैरिक जाकर निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुई, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। 15 अगस्त को देखते हुए कानपुर स्टेशन पर आरपीएफ विशेष सुरक्षा बल तैनात करेगा। बैरिक के निरीक्षण करने के बाद आईजी कानपुर सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ थाने पहुंचकर थाने में भी मालखाने और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी का मुआयना किया। रेलवे की आरपीएफ आईजी आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। आईपीएफ आईजी रेणु पुष्कर छिब्बर कानपुर पहुंचते ही आरपीएफ बैरिक का निरीक्षण किया, वहीं आरपीएफ कैंटीन का उद्घाटन भी किया। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल जवानों के साथ सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुई। वहीं 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा बल को दिशा निर्देश भी दिए। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। कानपुर विजिट मेरी पहली विजिट है ज्वाइन करने के बाद, और जैसा कि हम लोग का वार्षिक निरीक्षण होता ही है, तो उसमें कानपुर चूँकि एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है तो मैं विजिट करना चाह रही थी इसमें। अभी मैंने यहाँ सुरक्षा सम्मेलन लिया जिसमें हम स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, वो हमने किया। अभी बैरिक निरीक्षण भी हुआ है, जवानों की सुविधाएं उनको क्या मिली हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सब देखा मैंने। अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, बढ़िया है। मैम 15 अगस्त आ रहा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था ठीक होगी? 15 अगस्त को लेके भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और सारे इम्पोर्टेंट स्टेशन को कैसे कवर कराया जाएगा वो सब अभी हम लोग आगे जो निरीक्षण होगा उस दौरान सब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है। कानपुर नगर निगम के संयुक्त कर्मचारी संघ ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हो रही अभद्रता को लेकर आज कर्मचारियों के साथ नगर आयुक्त से मिलकर उनको अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि ने बताया कि हमने नगर आयुक्त से महिला कर्मचारियों के लिए 1 घंटे की छूट के साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड की मांग की। नगर आयुक्त
में सभी मांगों को नगर आयुक्त ने सभी मांगों को मानते हुए 3-4 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है। वहीं संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी नगर निगम के सिवा कहीं और काम नहीं करेंगे। मैं हरिओम वाल्मीकि ये जो कर्मचारियों के साथ शोषण उत्पीड़न जो जुल्म उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आज हमारा एक समय निश्चित था। नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र जो है नगर आयुक्त को दी। नगर आयुक्त हमारी सारी मांगों पर सहमत जताई, कुछ मांगों में उन्होंने जो है असहमत जताई और वो शासन स्तर का मामला था। और नगर आयुक्त जी ने से हमने कहा कि हमारी जो है महिलाओं को 1 घंटे की छूट दी जाए, हमारी महिलाओं उनका वेतन बढ़ाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। घाटमपुर विकासखंड अंतर्गत कार्य करने वाले रोजगार सेवकों ने ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, शासन के आदेशों के विरुद्ध जाकर विकासखंड अधिकारी रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान अपने मन मुताबिक भुगतान करने का आरोप लगाया। रोजगार सेवकों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 5 वर्षों में महज 15 माह का ही भुगतान अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जब इस बारे में रोजगार सेवक अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो अधिकारी गोलमोल जवाब देकर टरका देते हैं, जिससे परेशान होकर रोजगार सेवकों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। 2 तारीख से हम लोग 2 अगस्त के बराबर बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि कारण ये कि हमारा जो मानदेय है 2020 से बराबर 5 साल हो गए, लेकिन मानदेय कभी किसी वर्ष 2 महीने का दे दिया जाता है, किसी वर्ष 3 महीने का, किसी वर्ष 4 महीने का। ऐसे टोटल मिला के 60 महीने होते हैं। 60 महीने में सिर्फ हम लोगों को 15 महीने का मानदेय दिया गया। और उस स्थिति में हम ये कहना चाहते थे वीडियो साहब से कि जो शासनादेश 2021 में आया है, हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का पैसा सरकार हर महीने में 1-2 बार जरूर देती है, मगर ब्लॉक से हम लोग का दिया नहीं जा रहा है। तो कभी 2-4 महीने में 1 महीने का दे दिया जाता है। किसी के यहाँ कम काम हो चाहे ज्यादा काम हो, ये लोग कंटीजेंसी के हिसाब से बोलते हैं कि उस हिसाब से आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये रूल्स का पालन करें तो जो सरकारी रूल्स है सारे नियम का पालन करें, क्योंकि जो लेटर हम लोग के खिलाफ आते हैं उसी को ये लोग पालन करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में लगातार जीएसटी अधिकारियों द्वारा छोटे और निचले दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी कार्यालय लखनपुर पहुंचकर जीएसटी के अधिकारियों को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने कहा कि जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार छोटे और निचले दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आपको बता दें, एक बांस से लदा ट्रक को जीएसटी के अधिकारियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद मुझसे बात करने के बाद उसे 3 घंटे बाद छोड़ा गया। उन्होंने जीएसटी के अधिकारियों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं जीएसटी के अधिकारियों ने गलतियों को मानते हुए जल्दी ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। कि सबसे बड़ा मुद्दा आपको याद होगा, एक एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसके तहत 2017, 18, 19, 19, 20 जो कि जीएसटी काउंसिल ने पास किया था। इन 3 साल में ब्याज माफ़ी, पेनाल्टी माफ़ी दोनों की जाएगी। उस स्कीम का बहुत प्रचार किया गया, प्रदेश सरकार ने भी, विभाग ने भी। उन तीनों सालों में ब्याज माफ़ी के लिए और पेनाल्टी माफ़ी के लिए कई लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया। आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ज्ञानेश मिश्र जी की अगुवाई में हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए और जीएसटी अधिकारियों से बात की। आज जीएसटी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2, दोनों अधिकारी हम लोग के बीच आए। ये जो आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कानपुर चैप्टर द्वारा हमको एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में विशेष रूप से जो छोटे व्यापारियों को जो समस्या आ रही है उसके बारे में हमको अवगत कराया गया है। तो हमने उनको आश्वासन दिया है, जो विभागीय प्रोसीजर है, DRC 13 हो या MU 9 की बात कर रहे हैं, जो गाड़ी पकड़ा जाता है उसमें नियम अनुसार उनके पक्ष सुनवाई किया जाए। उसके सुनवाई के बाद ही उनको जो भी अंतिम निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है।
कानपुर में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस ने अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के माध्यम से अफवाह फैलाने, दहशत पैदा करने या किसी भी अवांछनीय गतिविधि में लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में नियमों के विरुद्ध ड्रोन उड़ाने की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया और एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वह हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा करें और संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन की साइटिंग हुई है। ड्रोन की साइटिंग के साथ यहाँ पे काफ़ी लोगों में पैनिक हुआ है। इस संबंध में सरकार ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। ड्रोन की परिचालन की नीति थी 2021 में आई थी और इसी के संबंध में डीजीपी साहब ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रोन को रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है। जो भी ड्रोन संचालक होगा उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक कमेटी बनी, इसमें डीएम के अध्यक्ष, एक पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी भी इसका मेंबर है और 2 लोग इसमें और हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन पर शुरू किए गए ऑपरेशन तलाश के दौरान थाना सूरजपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, प्री एक्टिवेट सिम उपलब्ध कराने वाले अंतर राज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 8 सिम और 1 डेबिट कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े 5 आरोपियों की पहचान चरणप्रीत सिंह, रणबीर सिंह, जगमोहन धाकड़, नवीन और आदित्य शर्मा के रूप में हुई है। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि ये सभी आरोपी एक संगठित साइबर गैंग से जुड़े हुए हैं जो भारतीय नागरिकों को फर्जी गेमिंग ट्रेड्स ऐप के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके रुपयों की ठगी करके बैंक खातों में ट्रांसफर कराता है। इसके अलावा ये सभी बैंक के अकाउंट होल्डर को 1% कमीशन का लालच देकर उनके खाते की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर अकाउंट में रजिस्टर सिम कार्ड का रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों को देकर प्रति अकाउंट 15,000 रुपये कमाते थे। इसे मिले अकाउंट का उपयोग साइबर अपराधी पीड़ितों को धोखाधड़ी कर मिली रकम को ट्रांसफर करने के लिए करते थे। इसके बाद कई अन्य अकाउंट में या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसों को ट्रांसफर कर लिया जाता था और इससे मिलने वाले पैसों को ये लोग आपस में बांट लेते थे। डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन तलाश के दौरान मिले इनपुट पर मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना पर 5 आरोपियों को थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत घंटा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर की पुलिस टीम ने जो कमिश्नर मैम के निर्देश के अनुसार एक ऑपरेशन तलाश चल रहा है जिसमें प्री एक्टिवेटेड सिम डीलर्स और इस तरह की जो शॉप्स हैं और जो लोग हैं जो प्री एक्टिवेटेड सिम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे जो सिम रजिस्टर हुए हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को देते हैं जिनसे साइबर फ्रॉड कमिट होता है, उनके खिलाफ लगातार अभियान ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत जारी है। उसी संदर्भ में आज थाना सूरजपुर की पुलिस टीम द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें से 4 लोग मध्य प्रदेश के हैं और 1 व्यक्ति दिल्ली का है। ये लोग एक गैंग से जुड़े थे और ये लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न और फिक्स अमाउंट ऑफ जो 1% ऑफ द कमीशन के नाम पर ये लोग लोगों से पहले अकाउंट नंबर्स ले लेते थे और उनका डेबिट कार्ड उनसे लोगों से ले लेते थे और उनका जो फोन नंबर है उसको अपने पास सिम रख लेते थे। तो देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। लक्सर में बुधवार को गंगा नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर पहुंच गया, जिससे जहां हजारों बीघा फसल पानी में डूब गई है वहीं 40 से अधिक गांव के संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। एसपी देहात व एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन संवेदनशील गाँव में जाकर लोगों को बाढ़ आपदा से अलर्ट कर रहा है। तो कि आप जानते हो कि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और पर्वतीय क्षेत्र में भी बारिश होने के कारण यहाँ पर लक्सर में जो गंगा का जल स्तर है वो डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है और जो भी तटबंध, अभी हम तटबंध पे ही हैं, तटबंध के किनारे जो भी गांव हैं उनको सतर्क किया गया है। साथ में तटबंध का निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि कहीं पे कटाव हो रहा है या कहीं पे कमी है तो सिंचाई विभाग के भी अधिकारी हमारे साथ हैं, तो उनको भी यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं साथ साथ
कि यहाँ पर उसका सुरक्षात्मक कार्य किया जाए ताकि पानी गांव में ना घुस सके। एसडीएम साहब को कहा तो एसडीएम साहब सुबह से आ गए आज यहाँ, और उन्होंने सुबह से 2-3 घंटे नहीं रुके हैं एसडीएम साहब हमारे बंदे पे ही। और बंदे पाने के बाद उन्होंने सिंचाई विभाग वालों को बुलाया। सिंचाई विभाग वालों ने कहा भी भाई इनमें यहाँ काम करो, लेकिन ये काम करना ना करना सिंचाई विभाग वाला काम है। एसडीएम साहब ने कहने में उन्होंने कोई कमी नहीं छुटी अपने। तटबंध कितनी जगह से डैमेज है? 4-5 जगह डैमेज हमारे यहाँ। अभी तक उसका कोई भराव का कार्य? रामपुरा आगे सामने 5 जगह डैमेज है। कोई मरम्मत का कार्य? कोई मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और कहा कि धराली आपदा के समय केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी है। राज्य सरकार के निर्देश पर एम्स ऋषिकेश आपदा प्रभावित घायलों के इलाज में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। भी हमारे यहाँ के राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार के माध्यम से भी उनको यहाँ पर सजग रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी ये लोगों को यहाँ पर लाया जा सकता है। और हमारा एम्स की सभी यंत्रणा, सभी डॉक्टर, सभी हमारे आईसीयू विभाग, सभी हमारे यहाँ पर रेडी है। निश्चित रूप से ऐसे आपदा को सामना करने के लिए ही एम्स यहाँ ऋषिकेश में हमारा एम्स स्थापित किया गया। जी, धराली में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार है। हमें ये बताया गया है कि जो भी मरीज वहाँ से रेस्क्यू करके लाए जाएंगे उनको हम एडमिट करेंगे, और अगर सीरियस कंडीशन में होंगे तो उनको उनकी सीरियसनेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी में हालिया आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून के विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया है। दून मेडिकल कॉलेज में 150 जनरल व 50 आईसीयू बेड, कोरोनेशन अस्पताल में 80 जनरल व 20 आईसीयू बेड तथा एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल व 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उपलब्धता, आईसीयू सुविधाएं, 108 एम्बुलेंस नेटवर्क, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य आपात सेवाओं की समीक्षा की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैनात है, और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दून मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पे लगभग 50 हमारे जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हम लोगों ने रखे हैं, जो खाली रखे हैं, ताकि जब भी पेशेंट्स आएँ यहाँ पे हम लोग उनका इमीडिएटली एडमिट करके उनको जल्द से जल्द हम लोग ट्रीट। और इस बीच आपको दिखाते हैं उत्तराखंड आपदा कंट्रोल। आपको बता दें, कंट्रोल में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों से बातचीत की, तमाम जनपदों के जिला अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जिला अधिकारियों से रूबरू होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आपको सुना देते हैं। बहुत कम विंडो मिल पा रही है, लेकिन आज जो भी विंडो आज वहाँ पर पहुँचा और नीचे करो जो हमारा धराली के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गाँव वहाँ पर है, हरदोई के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, इसके लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और जल्द के सामने इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएँ वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी नीचे वहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ NHP और BRO की पूरी टीम भी वहाँ गई है। तो टीम भी हमारे यहाँ पर PWD और BRO सब मिलकर जो पहली जो विज्ञानी के पास जाना है और हमारा और स्थान है विज्ञानी से पहले का के पास वहाँ पर भी जो है पहली की व्यवस्था
रास्ता फ्री चार्ज के आ रहे हैं, उसी से भी हम लोगों ने सरकारी व्यवस्था के लिए कहा है, उनकी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएँ चलेंगी, सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। खराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर। लेकिन हम लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निपटने गाँव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। देश भी खड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनकी हर प्रकार से चेष्टा भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने का ऑपरेशन इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या अनुमान है? अभी देखिए ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और ITBP के लोग, NDRF, SDRF सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया उन्होंने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया, 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हर्षिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी आप नीचे करो भाई साहब, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा, तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, IT के लोगों का भी और NDRF, SDRF के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू और सब कुछ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और तबाही के दृश्य सामने आ रहे हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। काशीपुर क्षेत्र में बहने वाली ढेला नदी एक बार फिर उफान पर है और उसके किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि 2023 में भी इस नदी ने कई घरों को निगल लिया था और अब फिर वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और सवाल उठता है कि क्या इस बार भी प्रशासन तैयार है, क्या है पूरा मामला। ग्राउंड जीरो से अजहर मलिक की रिपोर्ट देखिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ों में बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके बाद मैदानी इलाकों में आपको बता दें लकड़ियां बहकर आ रही हैं। लक्सर में गंगा किनारे पास के गांव के लोगों को जंगलों की ये लकड़ियां आपदा में अवसर बन रही हैं। आपको बता दें लक्सर के राम राय घाटी में गांव के कुछ लोग गंगा में बहकर आ रही पेड़ों और बड़ी लकड़ियों को जान जोखिम में डालकर पकड़ने में लगे हुए हैं। पिछले 3 दिनों में गंगा किनारे से लकड़ियां और लट्ठे पकड़ने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इनमें से कुछ लोग गंगा किनारे खड़े रहकर तो कुछ लोग यूट्यूब के जरिए गंगा में उतरकर ट्यूब के जरिए गंगा में उतरकर लकड़ियां पकड़ रहे हैं। हालांकि गंगा के बढ़े जलस्तर में ये जान पर भारी पड़ सकता है। प्रशासन के लगातार सचेत करने के बावजूद ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा का पैटर्न वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय से मेल खाता है। IIT रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर अंकित अग्रवाल के अनुसार इन दोनों घटनाओं के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की टकराहट प्रमुख कारण है, जिसने बादल फटने की घटनाओं को विकराल बना दिया। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में इसी पैटर्न पर अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में हिमाचल के कई हिस्सों में आई तबाही के पीछे भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि यह स्थिति आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है। आपको बता दें कि प्रोफेसर अग्रवाल जर्मनी की पोट्सडैम यूनिवर्सिटी के साथ इंडो जर्मन परियोजना पर भी शोध का कार्य कर रहे हैं।
आज मैं आपसे जुड़ रहा हूँ 5 अगस्त 2025 की घटना को लेकर। आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो भयानक दृश्य आपने सुना या देखा होगा, उसको लेके मैं 5 मुद्दों पे आपसे बात करूंगा। पहला, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। दूसरा, क्या इसे प्रिडिक्ट या फोरकास्ट किया जा सकता है। क्या ये पहली बार इस उत्तरकाशी में हुआ। क्या 2013 में केदारनाथ आपदा जो आई थी, क्या उससे कुछ इसके मिलते जुलते फीचर्स हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर के कई बस्तियों में घुसा पानी। जहां एक तरफ रुद्रपुर के मेल विकास शर्मा बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन कल से बारिश ने विकास शर्मा के जो मेयर विकास शर्मा के सारे दावों को फेल साबित कर दिया। आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर में मार्केट, जगतपुरा, खेड़ा, भूत बंगला, रमपुरा कैंप, कई मलिन बस्तियों के अंदर पानी भरने से लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा। रुद्रपुर में हुई बारिश से नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों की पोल खुल गई है। खबर गदरपुर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और वहीं किसानों की मुश्किल भी बढ़ गई है। बीती रात से हो रही तेज बारिश के चलते गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसलें जलमग्न हो गई। धान की फसलों को लेकर किसानों को चिंता सताने लगी है। यदि बरसात और हुई तो क्षेत्र के किसानों को सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। वहीं दलहनी फसलों को भी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो रही है। से जो लगातार बारिश हो रही है और बीच बीच में तो काफ़ी तेज़ भी हो जा रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे जो निचले खेत हैं जहाँ पर धान की फसल लगी है, उसमें अगर ये बरसात लंबी चलती है या एक आध दिन और होती है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। करीब जब 50% से लेकर 80%, मतलब 80% तक जो है नुकसान होता है खेतों में। बाकी रही दलहनी फसल के लिए अब बारिश नुकसान कर रही है, चाहे ऊँचे खेतों में हो चाहे निचले खेतों में। दलहनी फसल के लिए नुकसान है, धान के लिए निचले खेतों में तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। बढ़ेगा अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्तरीय निरीक्षण किया है। क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में नदी के बढ़ते जलस्तर और उसमें उत्पन्न खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन बंद सड़कों में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। उन्होंने बताया कि पेच नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनों को काम पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर सड़कों को खोलने का काम मशीनों के जरिए भी कराया जा रहा है। मैन पावर का काम काफ़ी कम हो जाता है। चारधाम यात्रा रोड पर आपको बता दें सुचारू काम हो सके इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो ट्यूनी से लेके ट्यूनी चंबा जाता है और मलिथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश जिससे नदी नाले उफान पर हैं, वहीं इसी के चलते बाजपुर की लेवड़ा नदी
कहर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि लेवड़ा नदी से बाजपुर के नैनीताल रोड वार्ड नंबर 13 की इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या एक बार फिर बन गई है। क्षेत्र में बाढ़ की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, जहां प्रशासन द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने इंदिरा कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने का काम किया है। इस दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और हर संभव सहायता लोगों को देने का आश्वासन दिया। बताइए कि अनगिनत लोग जो प्रकृति का प्रकोप में उनको छोड़ के चले गए, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और ज़्यादा लोग हमारे बच जाए, हम ऐसी कामना करते हैं। उसी का अंश है कि आज यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बाढ़ आई है, हर साल आती है और हमारे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको इस बाढ़ की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। जो आपदा के तहत जो मानक है, उन मानकों के तहत इनको भोजन की व्यवस्था कच्चे की पक्के की दोनों की। जो कल से लगातार बारिश हो रही है और आज भी सुबह बारिश हुई है और पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके कालाडूंगी क्षेत्र में जो बारिश हुई है वो बड़े पैमाने पर लेवड़ा नदी के माध्यम से निकलता है। और आज जो लेवड़ा नदी में पानी आया है उसमें एक दो जगह पर छोटे छोटे तटबंध टूटे हैं, एक चक्करपुर के आसपास टूटा है और एक मेहता कॉलोनी के पास में। उससे मेहता कॉलोनी और चक्करपुर में बड़े पैमाने पर पानी घुसा है और इससे जो आज प्रभावित क्षेत्र का दायरा है वो इंदिरा कॉलोनी के साथ साथ मेहता कॉलोनी चक्करपुर क्षेत्र भी हुआ है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते चौली, साहबुद्दीनपुर, खुब्बनपुर गांव के किसानों की नदी किनारे खेतों का कटाव व फसल नदी के तेज के बहाव में बह गई है। आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंची। उन्होंने हालातों का जायजा लिया है व आगे के लिए रणनीति तय की गई। विधायक ममता राकेश ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नदी के उफान में किसानों के खेतों का कटान न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जाए। ये विगत 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस भूमि कटाव को लेके तो योजना बनाएं और उसमें कार्य करें। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है और यहाँ पर भी खुब्बनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आपदा की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीमों को आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों, सैटेलाइट फोन एवं संचार संसाधनों के साथ तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना किया गया। लगातार भारी वर्षा, भूधसाव व मलबा के कारण मार्ग अत्यंत खतरनाक व अवरुद्ध हो गया था, जिससे राहत बलों की पहुंच कठिन हो गई थी। बावजूद इसके एसडीआरएफ टीम ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम को चुनौती देते हुए कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मौके पर पहुंचते ही पुलिस, अग्निशमन सेवा, आईटीबीपी, सेना एवं अन्य राहत एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू किया। एसडीआरएफ के जवानों ने प्रभावित क्षेत्र में सघन सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया। थर्मल इमेजर, कटर, रोप्स, स्ट्रेचर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर मलबे में दबे संभावित व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।